नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने कहा है कि कपाट खुलने के समय मुख्य पुजारी समेत केवल 16 लोग ही मौजूद रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि इस प्रक्रिया से सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तय वक्त के मुताबिक ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे 29 अप्रैल को। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद हैं। सुनील, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि तारीख बदली जाएगी, लेकिन अब ये तय हो गया कि 29 अप्रैल को ही कपाट खुलेंगे और खुद मंत्री मदन कौशिक ने भी कह दिया कि अब सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल अमित, अभी भी रुद्रप्रयाग में डीएम मंगेश घिल्डियाल की मंदिर समिति से बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है कि 29 अप्रैल को ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बाकायदा मुख्य पुजारी के नेतृत्व में 16 लोगों को परमिशन दी गई है टेम्पल में जाने की, और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल 3 मई तक तो यात्रा बंद रहेगी ही। सवाल बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की जो तिथि चेंज हुई थी उसको लेकर भी उठे थे। टिहरी राज परिवार और सरकार ने जो बीच में मध्यस्थता की थी, उसके बाद जो 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने थे उनको 15 मई कर दिया गया था कपाट खुलने को लेकर। लेकिन इस बीच जब केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी तिथि नहीं बदली कपाट खोलने की, तो बद्रीनाथ धाम से भी जोर शोर से पंडा पुरोहितों के समाज से ये मांग उठने लगी कि जो परंपराएं हैं उन्हीं का पालन किया जाए, जो कपाट चेंज किए गए हैं, जो तिथि बदली गई है उसको ना बदला जाए। हमारे साथ मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद हैं, वो शासकीय प्रवक्ता भी हैं। सर, जो बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तिथि परिवर्तित हुई उसको लेकर अब विवाद उठ रहा है। देखिए, विवाद जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि सरकार के स्तर पर इन तिथियों का निर्धारण नहीं किया जाता। इन तिथियों के निर्धारण में गंगोत्री, यमुनोत्री वहाँ की जो समिति है वो तय करती है, शास्त्रों के अनुसार तय करती है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में राज परिवार अपने धर्म अधिकारियों की राय के आधार पर तय करते हैं। केदारनाथ में ये व्यवस्था है, लेकिन चूंकि रावल बाहर से आए हैं, रावल को 14 दिन क्वारंटीन रहना ही पड़ेगा, इस विषय को लेकर उन सब की बैठक हुई। उस बैठक का विषय उन्होंने तय करके कि तारीख बढ़ानी है, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और केदारनाथ में शायद वो चेंज करके कि वो पावर पूजा कराने की किसी और पर जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार के स्तर पर ये तारीखें तय नहीं होती, अपितु सरकार को जब एक सूचना मिलती है तो सरकार उस सूचना के आधार पर हम अपनी पूरी तैयारी और व्यवस्था करते हैं। तो केदारनाथ में एक परंपरा ये भी है कि वो प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में रावल ही गर्भगृह तक पहुंचते हैं। तो सर, केदारनाथ धाम की क्या व्यवस्था रहेंगी? क्या अभी संभावना है इस तरह की, जिस तरह से सतपाल महाराज कल बता रहे थे कि अभी बातचीत करेंगे, हो सकता है तिथि परिवर्तित हो? देखिए, मैंने कहा ना, हम लोग तिथि तय नहीं करते। तिथि तय करने का काम जो वहाँ व्यवस्था देखते हैं, समिति है, उनको देखते हैं। एक्ट बनने के बाद भी जो नियमावली है, विनियम है, वे उसी समिति के लागू हो रहे हैं जो पहले थे। इसलिए उनको तय करके हमें बताना है और व्यवस्था हम उसी रूप में करेंगे। तो अमित, आपका कहना है, यानी सरकार का कहना है कि उनका बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलते हैं, वो जो प्रक्रिया, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ वो जब कपाट खुलने की तिथि तय करते हैं तो बाकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार को इन्फॉर्म करते हैं और सरकार व्यवस्थाएं तय करती हैं। जी, बद्री विशाल के जो पंडे पुरोहित हैं, उनका ये कहना है कि जब 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल सकते हैं तो फिर बद्री विशाल के क्यों नहीं खुल सकते हैं? क्या इसी को आधार बनाकर इस प्रकार की कोई आशंका है क्या कि तारीख बद्री विशाल के कपाट खुलने की एक बार फिर से बदल दी जाए, तय तारीख के मुताबिक, यानी 30 अप्रैल को ही खुले? ऐसी कोई संकेत अगर मिल रहे हो तो सुनील। देखिए अमित, अभी इस बात को लेकर लगातार विवाद चल ही रहा है। खुद पंडा पुरोहितों से हमारी बातचीत हुई और यहाँ तक कि ज्योतिषाचार्यों से भी हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि जो परंपराएं हैं भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो निर्धारित तिथि हो उसको बदल दिया गया हो। और ज्योतिषाचार्यों का यहाँ तक कहना है कि जो 15 मई की जो तिथि निर्धारित की गई है टिहरी राज परिवार के द्वारा, टिहरी राज के द्वारा, वो तिथि भी उसमें शुभ लग्न नहीं है। चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार उसको देखा जाए, चाहे वो अंग्रेजी महीने के अनुसार देखा जाए, जो 15 मई सुबह की तिथि जो तय की गई है उसमें कोई शुभ लग्न, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, ऐसा ज्योतिषाचार्य कहते हैं। और जो पंडा पुरोहित हैं उनका भी एक मत है कि भगवान बद्री विशाल की जो आदिकाल से चली आ रही परंपराएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए, और जो पुरानी तिथि है 30 अप्रैल खुलने की जो निर्धारित तिथि, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए।
उधर देहरादून पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है भगत सिंह कॉलोनी। यहां पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। कॉलोनी को अब हर जगह से सील कर दिया गया है, जिससे न कोई बाहर आ पाएगा न कोई अंदर जा पाएगा। कोरोना पॉजिटिव मिलने से कॉलोनी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन कॉलोनी के एक तरफ रिस्पना नदी का इलाका होने के चलते उपद्रवी लोग नदी क्रॉस कर दूसरे इलाकों में घुस रहे हैं और साथ ही कई जगहों पर थूकते हुए भी दिख जा रहे हैं, जिससे अन्य इलाकों में भी कोरोना महामारी के फैलने का डर बरकरार है, जिसकी शिकायत करने के बाद अब प्रशासन ने सीलिंग का काम दोबारा से शुरू कर दिया है। वैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे 5 पॉजिटिव पाई गए हैं और शायद अभी रिसेंटली एक बच्ची पॉजिटिव पाई गई है वहाँ पे, तो इसी वजह चक्कर में ज़्यादा सील करा है। बाकी वहाँ से कई लोग ऐसे हैं जैसे जो कई बार हमें पता चला है, जैसे भगत सिंह में वो कर्मचारियों को पत्थर मार रहे हैं, कोई ठूक रहा है, तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत वो एरिया सील करने की ज़्यादा जरूरत पड़ गई हमको। हाँ जी, डर लगा रहता था क्योंकि वो सारे वो जो क्वारंटाइन एरिया है, तो क्वारंटाइन एरिया का मतलब यही होता है कि अपने घर में बैठिए, ये नहीं होता है कि बाहर घूमें। तो इसी चक्कर में अब शायद पुलिस वालों ने पूरी हर जगह उन्हें तार बाइंडिंग कर दी है वहाँ पे, तो अब थोड़ा सेफ है। भगत सिंह कॉलोनी के बगल में एक नदी जा रही है, तो जहाँ पे हम लोगों ने सील किया एमडीडी के पास में, तो बाहर से जो लोग हैं कॉलोनी के अंदर वाले नहीं, बाहर वाले लोग वो नदी पार करते थे राशन आने जाने के लिए, तो हमें शिकायत मिलती थी, इसलिए हम लोगों ने पूरी जो नदी है उसको हमने बैरिकेड कर दिया। कोरोना काल में जमातियों की गलती अब आम समुदाय पर भी भारी पड़ रही है। पहले कुछ जगहों पर सब्जी और दूध लेने से लोगों के द्वारा परहेज करने की बात सामने आई थी। अब दून में एक नया मामला सामने आया है। दून में हिंदू साइन समाज नाम से बार्बर की एक यूनियन सामने आई है। इस यूनियन ने अपने सदस्यों की लिस्ट भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन में लोग इस लिस्ट पर फोन कर हिंदू नाइयों को घर बुला रहे हैं और अन्य समुदाय के लोगों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से दूरी बना रहे हैं। कोई आदमी घर में सेब नहीं बनाता, तो उसे तो हफ्ते में 2 बार तो बनानी है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही। फिर बाल भी बड़े हो रहे, अब जब बाल बड़े हो जाएंगे तो पागल भी हो सकता है आदमी, गर्मी हो रही। ऐसा है जी, जब से हमने लिस्ट डाली है तो मैक्सिमम फ़ोन जैसे आते हैं कि भाई साहब हमें बाल कटवाने हैं, शेविंग करवानी है और बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो है आप आ जाएंगे। तो हम जैसे सोशल डिस्टेंस का लेकर के बहाना बनाते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई जिस हिसाब से लिस्ट डाली है उसी हिसाब से आदमी हमारे पास आए, और मतलब बता रहा हूँ स्पेशल कहते हैं वो कि भाई आप भेजेंगे तो ऐसा आदमी मत भेजना है भाई जिससे जमात से आ रखा हो। और दून विश्वविद्यालय ने एक नई पहल की है। मेरिट बेस पर इस बार एडमिशन की तैयारी की जा रही है। एडमिशन का प्रपोजल भी तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दून विश्वविद्यालय ने एक नई पहल की है। पहल यह है कि मेरिट के आधार पर इस बार एडमिशन की तैयारी की जा रही है। क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में एंट्रेंस एग्जाम संभव नहीं हो पाएगा, लिहाजा मेरिट के आधार पर एडमिशन की तैयारी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि एडमिशन का प्रपोजल भी तैयार किया जा रहा है। तो लॉकडाउन के संकट के बीच दून विश्वविद्यालय ने एक नई पहल की है। इस बार चूंकि एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं पाएंगे, लिहाजा ये तय किया जा रहा है कि मेरिट के आधार पर ही एडमिशन को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए बाकायदा एक प्रपोजल भी तैयार किया जा रहा है। हल्द्वानी के कोरोना कर्फ्यू वाले इलाके वनभूलपुरा में आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ढील दी गई। रमजान की तैयारियों को लेकर सेक्टर 3 और 5 में आज ये ढील दी गई, जिससे इलाके में दुकानें खुली रहीं। इस दौरान लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। भी काफी राहत है, 20 दिन से जितनी थी आज दूर नहीं है। आज बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छा लग रहा है खुलने में, और जरूरी सामान के लिए आया था खरीद लिया। लॉकडाउन में मिली छूट में अल्मोड़ा के लाला बाजार में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बाजार की भीड़ को देखते हुए तमाम कोशिश की गई पुलिस की तरफ से कि इस भीड़ को हटाया जा सके, लेकिन फिलहाल पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान बताया जा रहा है कि लोग मास्क का तो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। लॉकडाउन के दूसरे चरण में लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन बाजारों में अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग सब्जी की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो, काफ़ी संख्या में एकत्र होकर जो है सामान खरीद रहे हैं। पुलिस भी घूम रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, लोगों को दूरी कम नहीं कर पा रही है। लगातार आप देख सकते हो मेरे पीछे सब्जी की दुकान में लोग जो है सामान खरीद रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क तो धीरे धीरे लोगों ने पहन रखा है, और वो जो है अपना जो सामाजिक दूरी सरकार ने तय कर रखी है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस घूम तो रही, लेकिन इनको दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर अपडेट यह है कि किताबों की दुकानें खोली जाएंगी। हॉट स्पॉट एरिया से बाहर खुलेंगी किताबों की दुकानें। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद नियम लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र से बाहर ही दुकानें खुल पाएंगी। बिजली और बुक्स की दुकानों को फिलहाल खोलने की परमिशन मिल गई है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर किताबों की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे इलाके जो कि हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, वहां से बाहर किताब की इन दुकानों को खोला जाएगा और केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक ही नियमों का पालन भी किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र से बाहर ही ये दुकानें खुल पाएंगी। बिजली और बुक्स की दुकानों को फिलहाल खोलने की परमिशन दी गई है। खुद जिलाधिकारी की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई है। 22 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ही नैनीताल में पर्यटकों की आवाजाही बंद है, तो बोट संचालक परेशान हैं। पर्यटकों की आवाजाही बंद होने से नाव चालकों पर इसका असर पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद नैनीताल की आबोहवा साफ होने से नैनी झील का पानी एकदम स्वच्छ हो गया है। लॉकडाउन का असर नैनीताल के पर्यटन पर भी पड़ा है। ये देख सकते हैं, इस तरफ सड़कें सूनी हैं, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है। इस तरफ देख सकते हैं, जिस झील में लगातार इस वक्त बोटिंग होती थी, जो पर्यटकों की संख्या यहाँ आती थी, पर्यटक जो आते थे वो यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ उठाते थे। इसके अलावा जिस तरह से पर्यटन पर सीधे असर पड़ा है, खास तौर पर जो बोट संचालन है वो पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि पर्यटक नैनीताल में नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो बोट का संचालन बंद है। हालांकि इसका जो असर है वो पर्यावरण पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पर्यावरण में सुधार हुआ है, जो नैनी झील का पानी है वो काफ़ी साफ हुआ है इस दौरान, और जो पहाड़ हैं उनमें भी काफ़ी ग्रीनरी इस बीच आई हुई है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो नैनीताल में पर्यटन कारोबार को लेकर टोटल मिला के 80 करोड़ का नुकसान का आकलन अब तक किया गया है इन 20-22 दिनों में, जिसके चलते जो पर्यटन कारोबारी हैं वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके टैक्स माफ़ करे जाएं। जो छोटे कारोबारी हैं, जैसे नाव संचालन हो या तो जो टैक्सी संचालन हो, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक नाव चालक हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? कितनी दिक्कतें हुई हैं लॉकडाउन के बाद? नाथुराम है। और दिक्कतें तो सब दिक्कत से भाई, जब से गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन कर रखा है तब से तो हम 7 बजे सामान के लिए, अभी मैं ये सब्जी के लिए आया हूँ, और पूरे नाव वाले बिल्कुल बंद हैं। अभी हमको नाव वालों को अभी कोई सहायता भी नहीं मिला। एक कंट्रोल वाले भी हमको 1 किलो राशन नहीं दे रहा है। आगे खुलने की उम्मीद है, काम खुलेगा? सर, आगे खुलेगा तो अब खुद ही रोड खुल जाएगी तो खुद ही खुलेगा, नहीं तो कहाँ से खुलेगा। हम तो वही बस इसी के धोरे हैं, नाव के ही से हमारा तो बिल्कुल कारोबार ठप है। नैनीताल ही पूरे ये पैसेंजर ही लेके है। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? सर जी, घर का खर्चा जो था वो जो पहले में था हमारा वो तो खा पी लिया। अब बाकी ऐसे चल रहा है, आगे वो राम मालिक है, जब तक होता है अब देखा जाएगा। छोटे कारोबारी हैं, नाव के संचालक हैं, उनको काफ़ी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो उनकी रोजी रोटी, आय का जो जरिया था वो एकदम से लॉकडाउन के चलते ख़त्म हो गया है। अगर इस नैनी झील की बात करें तो झील जो है वो ना सिर्फ पर्यटन पर आधारित है, बल्कि इसका जो महत्व है वो धार्मिक भी है। त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और जो सैलानियों की संख्या यहाँ पहुँचती है वो यहाँ पर आकर बोट का संचालन करना जरूर चाहता है, क्योंकि जिस तरह से अगर पिछले सालों के आंकड़े को देखा जाए तो पिछले सालों में करीब 10 लाख पिछले 2019 में यहाँ पर पर्यटक आए और किसी न किसी रूप में उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है। जो बोट का संचालन है या नैनी झील है वो काफ़ी जो पर्यटकों की पसंद रहती है, और पर्यटक चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर बोटिंग का लुत्फ उठाएं। जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन से पूरा कारोबार चौपट हुआ है, उससे अब रोजी रोटी का संकट जो कारोबारी हैं उनके सामने उठने लगा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन खुलता है तो जो कारोबारी हैं उनको ये उम्मीद नहीं है कि इस बार पर्यटन कारोबार चल पाएगा या उनकी नाव इस झील में चल पाएगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। फायर सीजन के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में करीब 10,000 ट्रक कटाया टिम्बर पड़ा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे डिपो तक नहीं पहुंचाया जा सका है। उत्तराखंड में टिम्बर का सालाना करीब 500 करोड़ का कारोबार होता है। इसके लिए जंगलों से अक्टूबर से लेकर जून तक करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर से टिम्बर का हर साल ढुलान होता है। इस साल जनवरी और फरवरी में
लगातार बारिश और रास्ते टूटे होने के चलते जंगलों से टिम्बर नहीं उठाया जा सका और इसके बाद मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप पड़ गया। नतीजा, कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों में बिखरा पड़ा करीब 1.5 लाख क्यूबिक मीटर टिम्बर धूल फांक रहा है। दोनों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो हमारा टिम्बर का लॉगिंग, कन्वर्जन और उसका ढुलान, और उसके साथ ही हमारा जो नदी तल से जो हमारा चुगान का कार्य है वो भी बाधित हुआ है। तो इस समय हमारे डेफिनेटली वन निगम को जो एक आर्थिक स्थिति है, तो इसमें जो हमारा नॉर्मल एक दिन में 150 से 200 ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली से हमारा जो टिम्बर ढुलान हो जाता है, उसके अनुरूप हमारी 20% ही ढुलान हो पाई है और इससे हमारा डेफिनेटली कार्य बाधित हुआ है। उत्तराखंड में 35 डिपो हैं जहां टिम्बर डंप किए जाते हैं। यहां से हर महीने होने वाली नीलामी भी बंद पड़ी हुई है। निगम के अनुरोध पर प्रशासन ने अब कुछ स्थानों पर छूट दी, लेकिन श्रमिकों की कमी और सैनिटाइजेशन जैसे कड़े नियम आड़े आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जहां 200 ट्रक प्रतिदिन आते थे, वहां अब सिर्फ 30 ट्रक ही आ पा रहे हैं। अकेले टिहरी रीजन के दून समेत 6 डिपो को लॉकडाउन अवधि में 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। एवरेज सेल 7-8 से 10 करोड़ तक के आसपास हो जाती है पर मंथ। मार्च में भी 20 के बाद ही लॉकडाउन हुआ है, 20 तक 7 करोड़ के आसपास सेल हो गई थी, तो 3-3.5 करोड़ वो हुआ, प्लस अप्रैल पूरा कंप्लीट 10 करोड़ के आसपास हो, तो लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू लॉस। टिम्बर की ढुलाई नहीं होने से वन विभाग तो घाटे में जा ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जंगलों में पड़ी इस लकड़ी को लेकर है, जो आग लगने की सूरत में आग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में ग्राम विकास समिति पुजार गांव धनारी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 31,000 रुपए का योगदान दिया है। ग्राम विकास समिति पुजार गांव धनारी के ग्रामीणों ने ये कहा है कि इसके अलावा वो जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं, जिन्हें राशन आदि की जरूरत है उन तक पहुंचाया जा रहा है। जो आजकल वैश्विक जो महामारी चल रही है, उसके लिए हमारा एक जो है देश के नागरिक होने के नाते दायित्व बनता है कि जो हमारे लोग बेचारे बाहर फंसे हैं, जो भूखे हैं, उनके लिए हमने एक गांव में मुहिम चलाई है कि हम जो है कुछ फंड इकट्ठा करके जो है उनके जो है सहयोग राशि दान दें। तो अभी जो है हमारे खाते में जो है हमारे पास जो 25,000 के लगभग हो गया। आगे भी हम लगे हैं सहयोग में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता कर पाएँ इनको। कोरोना के चलते लॉकडाउन पीरियड में सभी डिग्री कॉलेज पर ताले लटके हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई संकट में पड़ गई है। ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र में घर बैठे महाविद्यालय के छात्रों को अध्यापकों ने सोशल साइट के जरिए ऑनलाइन शिक्षा देनी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में छात्रों को कोर्स पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन शिक्षा से छात्र भी खुश हैं और लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे अध्यापक भी अपने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं बीएससी फैकल्टी के, उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। 17 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और रेगुलरली सर हमें हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, रोज़ नए नए टॉपिक्स दे रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। और ये नहीं कि सर एक टाइमिंग दे रखा है, हम किसी भी टाइम सर को कॉल करते हैं तो सर हमें उस टाइम ही कॉल पिक करके आंसर दे रहे हैं, उसके सॉल्यूशन बता दे रहे हैं एकदम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है वो 90% लगभग छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिए थे। लॉकडाउन में जान जोखिम में डालकर सफाई की जिम्मेदारी संभाल रहे चंपावत के पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। विधायक कैलाश गहतोड़ी की पहल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सभी पर्यावरण मित्रों पर फूल बरसाए और साथ ही उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद्य सामग्री और मास्क भी दिए। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।